नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में भारतीय दंड संहिता में व्यापक बदलावों का ऐलान करते हुए 3 अहम बिल लोकसभा में पेश किए। सरकार का दावा है कि वो देश को औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त कराना चाहती है और इसके लिए 3 नए कानून बनाए जा रहे हैं। इन कानूनों का एक अहम पहलू शादी और संबंध बनाने को लेकर है, जो बिल्कुल समाज और परिवार की बुनियाद है। नए कानूनों में झूठी पहचान के साथ यौन संबंध बनाना या शादी करना जुर्म है। छल या प्रलोभन से शादी का वादा करते हुए संबंध बनाना भी जुर्म है। इसके लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ पर सतह पर ये कानून तटस्थ दिखते हैं, लेकिन जानकार इसको लेकर मानते हैं कि पिछले दिनों लव जिहाद के नाम पर जो राजनीतिक विवाद चलता रहा, ये कानून उसी की छाया में बनाए गए हैं। लव जिहाद के एक मामला केरल में सुर्खियों में आया, जिसकी एनआईए ने भी जांच की, लेकिन यह मामला खारिज कर दिया गया। केरल में हादिया नाम की एक लड़की ने शफीन नाम के लड़के से शादी की। इस शादी को केरल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शादी को वैध माना और दोनों को साथ रहने की इजाज़त दी। दरअसल यूपी और कई राज्यों में ऐसे कानून लाए गए और लाए जा रहे हैं, जिसमें लव जिहाद को मुद्दा बनाया गया। अपनी मर्जी से शादी करने वाले कई जोड़ों को इन कानूनों की आड़ में तंग भी किया गया है, जिन्हें बाद में अदालती दखल से राहत मिली है। अब नए कानूनों में फिर इसकी बात की जा रही है। बेशक छल या पहचान छुपाकर कोई भी संबंध बनाना गलत है, लेकिन ऐसे कानून क्या व्यापक समाज में अंतरजातीय या अंतरधार्मिक संबंधों और शादियों की गुंजाइश कम नहीं करते हैं? क्या ये समाज को पीछे ले जाने वाला कदम नहीं है? तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इसमें जुड़ेंगे। माजिद मेमन साहब, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट, जुड़ेंगे, और देश रतन निगम जी हमारे साथ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। देश रतन जी, अ, देश रतन जी के पास पहले चलते हैं। देश रतन जी, बदलाव जो किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है कि इससे क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, जिसमें एक अहम पहलू ये भी है जिसका अब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इसको ज़रा आप समझाइए, कैसे चीज़ें जो है यहाँ से बदलेंगी। हाँ ताविश जी, देखिए, जब भी कोई कानून आता है वो जनता की आवाज पे उठ के आता है। कानून हवा में नहीं बनाए जाते, तो जनता की आवाज आ रही है। इसमें विश्व हिंदू परिषद ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने 1 साल के करीब 422 केसेस के करीब उन्होंने बताए थे लव जिहाद के। और देखिए, किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं है। दो व्यक्ति अगर आपस में शादी करना चाहें, महिला और पुरुष, और वो उनकी सहमति है उसमें, लेकिन अगर सहमति छल के द्वारा, प्रलोभन देके, दबाव देके, मारपीट के, डरा के अगर कराया जाता है तो वो गैर कानूनी है। और ये कानून में एक वैक्यूम था, एक जिसको कि पूरा करने की राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। और उसको लेके बहुत जगह देखिए, बहुत सारी हत्याएं भी हुई हैं उसके बाद। ऐसे केसेस में बाद में उन पे दबाव हुआ, जैसे शुरू में आपने शादी कर ली, बाद में उन पे दबाव हुआ कि अपना धर्म परिवर्तन करें, बच्चे हो गए। और इस पर बहुत सारी और भी चीजें हैं कि उनका बच्चों का हेरिडिटरी राइट क्या होगा इंटर रिलीजन मैरिज में। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि कानूनी गैप थे। वहां पे कोई एडॉप्शन, उनका अगर मान लीजिए पति मर जाता है, तो औरत के पास कोई राइट नहीं है कस्टडी का बच्चे को लेके, इनहेरिटेंस में नहीं राइट है। तो ये सारे जो कानून हैं, तो इनका कहीं ना कहीं देखिए आगे भी बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ये जो रिलीजन कन्वर्जन के कानून बन रहे हैं उसमें कवर हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसका दूसरा पहलू है, जो कि वो आ सकते हैं वो सारे कानून। इसलिए जरूरत है, देखिए, एक भी अगर ऐसा अपराध होता है तो उसको रोकने के लिए कानून जरूरी है। यहाँ तो आपके पास हजारों ऐसे हैं वाकयात। एक स्पोर्ट्स पर्सन थी जिनका किया गया, जिनको बाद में पता लगा कि उनके पति मुस्लिम है, फिर बाद में उनके हम्म। साथ मारपीट भी हुई, जो दबाव डालने की कोशिश करी गई। एक भी अगर अपराध होता है तो कम से कम एक कानून होना चाहिए। ये कानून रोकता नहीं है उन लोगों को जो सहमति से आपस में एक दूसरे के बारे में सारे तथ्य जान के शादी करते हैं। लेकिन जहां हम्म। प्रलोभन है, जहां दबाव है, मारपीट है, गुंडागर्दी है, बाद में धर्म परिवर्तन के दबाव डाला जाता है। शुरू में स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने शादी कर ली, बाद में कहा कि दबाव डाला जाए, बाद में धर्म पता लगता है कि कलावा बांध लेते हैं हाथ में, हम्म। अब्दुल अरविंद बन के शादी कर लेता है, कहीं वीडियोग्राफ बना ली जाती हैं आपत्तिजनक, जिसके दम पे दबाव पड़ता है शादी करने का। बंगाल के टुकटुकी केसेस बहुत
जबरदस्त हैं, जो कि 30,000 एक साल में बताया जाता था, 3-4 साल पहले हुआ करते थे। अब तो उनकी संख्या बढ़ गई। उनको टुकटुकी केसेस कहा जाता है, क्योंकि टुकटुकी एक लड़की थी जिसको उठा लिया गया था, जबरन उसका धन परिवर्तन करा के शादी करवा ली गई थी, उसके पूरे परिवार को भी मारने की धमकी दी गई थी। तो बंगाल में इस तरह भी है, केरला में भी है। एक आध केस हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन अपराध है तो उसे रोकना पड़ेगा, जिसके लिए इस कानून की सख्त जरूरत है। माजिद मेमन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? यहाँ पर अगर झूठी पहचान या छल प्रलोभन के जरिए शादी की जाती है तो उसको तो रोकना ही चाहिए। देखिए, जहाँ तक कि ये जो मैरिज की बात है, शादी की बात है, सामाजिक एक मसला है ये। और इसका कानूनी पहलू ये है कि हमारे संविधान में या हमारे जो रिलेवेंट कानून हैं इस संबंध में आज तक पिछले 75 वर्षों की आज़ादी की हमारी जो समाज की जो प्रथा है उसमें यह है कि टू एडल्ट्स यानी जो बालिग हैं, दो लोग, पुरुष और स्त्री, अगर वो बालिग हैं और बगैर किसी दबाव के अगर वो विवाह करना चाहते हैं, तो न तो इसमें धर्म, न जाति, न कोई और चीज़ आड़े आ सकती है, बल्कि पूरी आज़ादी संवैधानिक तौर पर हर नागरिक को ये दी गई है कि वो अपनी मर्जी से शादी करें, उसमें कोई दबाव न हो, किसी एल्योरमेंट, प्रॉमिस या किसी थ्रेट इसका एलिमेंट उसमें अगर ना हो और दोनों बालिग हों, तो उस शादी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हमारे एक पिछले 75 वर्षों से शादी की इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज जो है वो उस पर चल रहा है। अब तरह तरह की सब सवाल आए हैं पिछले कुछ वर्षों में कि सेम सेक्स मैरिज, और फिर कुछ ऐसे के इंटरकास्ट मैरिज को कहीं लव जिहाद के नाम से या कहीं कुछ और कहकर शोर मचाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको इन कानून में पूरी सुविधाएं और प्रोविजंस इस किस्म के हैं कि ऐसे गैर कानूनी विवाहों पर एक रोक लगाई जाए। और वो रोक अदालतों के जरिए लगती आई है। और हमने देखा है कि जहाँ कहीं जबरदस्ती से शादी करवाई गई है, जहाँ कहीं कोई लालच देकर शादी करवाई गई या झूठा वादा देकर शादी करवाई गई, उसको चैलेंज किया गया है और वो शादियां रद्द भी हुई हैं। तो तो शादी ऐसा क्या इन नए कानून में बदल रहा है माजिद मेमन जी, जिसको बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर कहा जा रहा है? अगर पहले से ही आप अपनी पहचान छुपाकर या धोखे से आप शादी कर रहे हैं तो इसके लिए कानून क्या कहता है, ये भी आप जरा समझा दीजिए। ये देखिए, मैंने पहले ही कहा, सबसे पहली बात जरूरी बात यह है कि शादी जो है वो एक बहुत बड़ा सामाजिक हिस्सा है, सामाजिक व्यवहार का एक बड़ा हिस्सा है। दो कुटुंबों के रिश्ते बनना, और उससे न सिर्फ पति और पत्नी बल्कि पति और पत्नी के साथ इस खानदान और उस खानदान, दोनों खानदान के लोगों में भी रिश्तेदारी बन जाती है। समधी होते हैं, ननंद सास और पता नहीं क्या क्या रिश्ते पैदा हो जाते हैं जब दो हम्म। पुरुष और स्त्री की शादी होती है, दो खानदान जुड़ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है, वो सिर्फ पति और पत्नी तक ही सीमित नहीं रहता। समाज के लिए ये शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े कई ऐसे साइड लिंक्स हैं जिन पे भी विचार करने की आवश्यकता रहती है। जी। तो ये जबरदस्ती शादी करवाना या धोखे से शादी करवाना या किसी पास, वो गैर कानूनी ठहराया गया है शुरू से। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई चीजों को लाने की या कानून में कोई बड़ा भारी पलट फेर लाने की आवश्यकता है। देशरतन जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो माजिद मेमन साहब यहाँ पर पॉइंट उठा रहे हैं? क्या इससे अंतर धार्मिक विवाह जो लोग करते हैं उन पर असर इसका बड़ा पड़ेगा? अगर कोई आपके परिवार में सहमत नहीं है आपके रिश्ते से, मान लीजिए किसी को एतराज़ है, तब दिक्कतें हो जाएंगी उन लोगों के लिए? राजेश जी, मैं माजिद मेमन की इस बात से सहमत हूं कि ये विवाह एक सामाजिक रिश्ता है। तो हम्म। जो सहमति से होता है वो तो बहुत अच्छा है, जिसमें सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लेकिन जहाँ दबाव, फ्रॉड, जबरन शादी करना, धर्म छुपाना, ये सब सामाजिक स्थिरता और शांति को तोड़ते हैं। तो ये उस हिसाब से भी ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जहाँ जो भी सही और जेन्युइन शादियां हैं उनको कोई नहीं रोकता, ना रोकने की कोशिश करता है।
जिनके परिवार में भी सब जानते हैं। तो ये उस तरह की शादी को रोकने के लिए नहीं है। जहां 10 साल की कहीं सजा है, आपको पहले बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस तरह की चीजें, ये एक स्टेप्स हैं जो कि आगे चल के जिसको लोगों को परेशानी ना हो, और फिल्टर कर देना। जो गलत शादियां हैं हो रही हैं उनको किसी तरीके से फिल्टर कर देना, और जो जेन्युइन और सही शादियां हैं सिर्फ वही शादी के हद तक जाएं, बाकी ना जाएं। उस हिसाब से ये जो कानून राज्य बना रहे हैं वो सही है, मेरा अपना मानना है। क्योंकि जी। समाज से ही आवाज उठती है इन कानूनों की। कोई भी पार्लियामेंट हो या आपकी विधानसभाएं हो, अपने आप नहीं कोई कानून बनाना चाहती है। जब जनता से आवाज उठती है, इस तरह के आपराधिक मामले सामने आते हैं, उनका संज्ञान हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वो लेते हैं, तब उसके बाद ये इन पर चर्चा होती है, फिर ये कानून बनते हैं। कई राज्यों ने बनाए हैं, उड़ीसा ने तो बहुत पहले बनाया हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड में भी है, यूपी ने भी बनाया हुआ है, कर्नाटक में भी आया था। तो इस तरह के कानून देखिए, जब चीजें आवाज उठती है तब आते हैं कानून। कोई भी नेता जबरदस्ती ये आवाज नहीं उठाएगा, या हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इसको हवा जी। में नहीं उठाएंगे। इस पे अपोजिशन भी होता है, कोई दिक्कतें होती हैं तो वो भी अपनी आवाज रखता है। उसके बाद से उसकी वोटिंग होती है, ध्वनि मत से पास होता है या मेजोरिटी से पास होते हैं, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो कानून देखिए, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई सेटिसाइड नहीं किया है। ये कानून अपनी जगह चल रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। ये जेन्युइन शादी को रोकने के लिए नहीं है, और ये धर्म विशेष किसी हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की को अपना धर्म छुपा के करता है तो वहां पे भी है। तो ये रिलीजन न्यूट्रल है, धर्म के लिए न्यूट्रल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति को जबरन लुभावना दे के, लालच दे के, इंड्यूसमेंट जबरन किसी भी तरीके से करता है, ये उसको रोकने के लिए है, जो कि जी। जायज है, मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देशरतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और माजिद मेमन जी आपका भी। जैसे कि देशरतन जी कह रहे थे कि किसी ऐसी शादी को रोकने के लिए नहीं है जहां पर किसी को एतराज़ ना हो, सब जिसके बारे में सब जानते हों। ये सिर्फ उनके लिए है जो गलत मकसद से किए जाते हैं, पहचान छुपाकर, या आप कहिए कि गलत वादे करके जो है वो रिश्ते बनाए जाते हैं। बहरहाल कानून जिस इंटेंशन से बनते हैं, इनको लागू किस तरह से किया जाता है, कैसे जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाविकास अघाड़ी ने सीटों के बंटवारे पर कदम बढ़ा दिए हैं, और माना जा रहा है कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 19 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। 13 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। एनसीपी को 10 सीटें दिए जाने की बात है। हालांकि 6 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कुछ और सीटें चाहती है, और वो अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। उसे 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार है। रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, लोकसभा की तैयारियां भी अब हैं तमाम पार्टियों के जहन में, और ऐसे में इंडिया गठबंधन में भले ही कुछ तय ना हो पा रहा हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में लगता है इनका तालमेल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हुआ बीते कुछ दिनों में, शिवसेना आप कह लीजिए, एनसीपी कह लीजिए, उसके बाद भी यहाँ पर शिवसेना को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जो इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई थी, जिसे आखिरी इंडिया गठबंधन की बैठक कहा जा सकता है, उस बैठक में ही ये तय किया गया था कि जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियां शामिल है, ऐसे अपने अपने राज्यों में वहां पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, और जिसके जरिए सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में एक लंबी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस के भी नेताओं से फ़ोन पर निश्चित तौर पर संपर्क किया गया है, और फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जो मोटे तौर पर फिलहाल महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों का बंटवारा देखने को मिल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें फिलहाल शिवसेना यूबीटी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 19 सीटें यहां पर शिवसेना यूबीटी फैक्शन को मिल सकती है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर 13 सीटें उन्हें मिलती हुई दिख रही है, और तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी है। हालांकि 6 ऐसी
सीटें फिलहाल है जिनको लेकर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। कई दल जो है उस सीटों पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के नेता है वो अपने पत्ते इसलिए खोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं वहां पर अगर कांग्रेस को अच्छी खासी कामयाबी मिलती है तो उनकी बार्गेनिंग पावर राज्य में भी बढ़ सकती है। और यही वजह है कि जो ऑफिशियल इस बारे में जो घोषणा है वो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का जो हाईकमांड है उनसे भी बात करने के बाद जो फाइनल निर्णय है महाविकास आघाड़ी अपना घोषित कर पाएगी। लेकिन इन सीटों के बंटवारे पर ताबिश एक बात यहां पर साफ तौर पर दिखती है कि जो लगातार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तरफ से कहा जा रहा था कि जो जिस रीजन में पावरफुल है उनको वहां पर ज्यादा प्लेइंग फील्ड देने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि विदर्भ की जो 10 सीटें हैं कांग्रेस का वहां पर अपना एक गढ़ रहा है, कांग्रेस वहां पर बेहद स्ट्रांग रही है। ऐसे में ज्यादा सीटें विदर्भ रीजन की कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। और इसी तरह अगर मुंबई और कोंकण की बात की जाए जहां पर शिवसेना यूबीटी फैक्शन का पहले से जोर रहा है, हमने देखा कि लंबे समय तक बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, उनकी यहां पर पकड़ रही है। ऐसे में मुंबई की जो 6 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 4 लोकसभा की सीट शिवसेना यूबीटी के पास जाती हुई दिख रही है, केवल 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये विनिंग कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, जो जहां पर स्ट्रांग है उसको वहां पर ज्यादा ताकत दी जाए, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं तो मैं 2 ऐसी सीटों का भी यहां पर जिक्र करना चाहता हूं जिसको लेकर ये जो महाविकास आघाड़ी है वो फूक फूक कर कदम रखी। एक है विदर्भ की अकोला सीट जो कि बातचीत चल रही है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी से। अगर बातचीत बन जाती है तो अकोला की सीट प्रकाश अंबेडकर के लिए महाविकास आघाड़ी छोड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में हातकलंगे लोकसभा सीट है जो कि इसके पहले वहां से राजू शेट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष है, उनके लिए महाविकास आघाड़ी छोड़ सकती है। तो कई अलग अलग सीटों पर यहां पर बातचीत होती हुई दिख रही है। और मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये पार्टियां चाहती है कि जल्द से जल्द अगर बंटवारा हो तो प्रचार जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है, एक रणनीति बनाई जा सकती है जिससे कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनको घेरा जा सके। और एक माहौल तैयार करने के लिए ये सब जल्दी होना जरूरी है। और इसीलिए पिछले दिनों जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई उसमें लगभग इसका खाका जो है सीट बंटवारे का तय कर लिया गया है। केवल कांग्रेस पार्टी से इस पर आखिरी मोहर लगाने के बाद इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया रौनक आपका सब जानकारी के लिए। तो लगभग जो खाका है सीट बंटवारे का वो यहाँ पर तैयार होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ सकती है, 19 सीटें इनको मिलने की यहाँ पर बात आ रही है सामने। कांग्रेस को फिलहाल 13 यहाँ पर दिख रही हैं, एनसीपी 10 सीटें, लेकिन विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसके नतीजों के बाद और चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो ये सीटों का बंटवारा है वो इन पार्टियों में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में हैं और आज उन्होंने सबसे पहले बैतूल में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा छीनना और लूटना जानता है, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक झूठ बोलकर आदिवासियों के वोट बटोरे और कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उससे बढ़कर काम करती है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटें देने जा रही है। उन्होंने कहा कि आप लिखकर रख लो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट यहां पर डाले जाएंगे। और सबसे पहले यहां पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। स्वागत करते हैं। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को
भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है भाइयों और बहनों, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है। 150 सीटें यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तूफान आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। हम बुंदेलखंड पैकेज लाए थे, 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए, उसका आपको 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा सिंचाई में नहीं गया, किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा बीजेपी के लोगों ने खा गए। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने की जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो कहां तक पहुंचा है बताएंगे आपको। चला से होता है। उत्तराखंड की अब बात करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर अब तक फंसे हुए हैं और सुरंग का दौरा करने वाले आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि मजदूरों को निकालने में कल सुबह तक का वक्त लग सकता है। राहत की खबर यह है कि सभी फंसे मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप के जरिए दवाइयां, खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। रेस्क्यू के दौरान अब तक 21 मीटर हिस्से में गंदगी हटाई गई, 40 मीटर हिस्से तक मलबा गिरा है और एमएस पाइप डालकर सुरक्षित रास्ता यहां पर बनाया जा रहा है। करीब 3 फीट चौड़ी पाइप इसके लिए लाई गई है और ड्रिलिंग मशीन की मदद से ये जो एमएस पाइप है इसको डाला जा रहा है। फंसे हुए सभी कर्मचारियों से लगातार संपर्क भी बनाया जा रहा है। टनल के अंदर फंसे लोगों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने अंदर फंसे लोगों से वॉकी टॉकी के जरिए बात की। अच्छा, परेशान मत हो गया, बहुत लोग बात करेंगे बचा रहे। आराम से निकल जीवो, कोनो चिंता के बात नहीं है। हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। फिलहाल टनल में बचाव और राहत का काम किया जा रहा है और इसी बीच उत्तरकाशी के डीएम से बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। 50 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। 40 मजदूरों को हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित बाहर निकलें। हमारे साथ डीएम उत्तरकाशी सर मौजूद है। सर, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई चल रही है? जी, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी गतिमान है और एक पाइप्स के माध्यम से एक एस्केप टनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो रिक्वायर्ड संसाधन थे सभी साइट पे आ चुके हैं
और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ऑगर मशीन के लिए और उन पाइप्स को अंदर पुश किया जाएगा। तो वो प्रक्रिया भी गतिमान है और जैसे ही ये काम होगा मुझे लगता है सभी लोग सकुशल वापस रेस्क्यू हो जाएंगे। फूड दिया जा रहा है टाइम टू टाइम? जी, एयर सर्कुलेशन भी मेंटेन किया जा रहा है, फूड का भी इसमें कुछ आइटम्स को भेजा जा रहा है जो भी वहाँ भेजना पॉसिबल है, और बीच बीच में उनसे कम्युनिकेट कर जो NHIDCL के जो हमारे स्टाफ हैं उनके द्वारा वहाँ कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश किया गया है। सर, गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्सपर्ट्स के तौर पर ये कि चेक करना है पूरा ये, आप भी अपनी तरीके से, क्योंकि सरकार ने तो कर ही दिया लेकिन फिर भी आप क्योंकि जिलाधिकारी आपके अंडर सब कुछ आ रहा है। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो ज़िला स्तर पे उतनी अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए स्टेट मशीनरी ने अपने एक्सपर्ट्स को भेजा यहाँ पे एंड उनकी भी विजिट करवाई गई है। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फैसिलिटेशन भी उनको करवाया गया, उनको अवेलेबल करवाई गई है। अब उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो आगे सरकार को क्या। लेकिन फिर भी जो शिकायतें आ रही है उस पर गौर करेंगे आप, क्योंकि जो कह रहे थे डेबरी पहले से ही गिर रही थी लगातार 6 महीने से। अगर कोई विद प्रॉपर एविडेंस अगर कोई शिकायत ऑफिशियली मुझे प्राप्त होगी तो मैं ज़रूर उस पर आवश्यक कार्रवाई करूँगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे DM उत्तरकाशी जिन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज़ी से चल रहा है उनको सुरक्षित निकालने के लिए, और इसके साथ ही जो भी मामले सामने आ रहे हैं जैसे कि शिकायतें अगर आती है, क्योंकि जो मलबा है वो ये भी बताया जा रहा है कि 6 महीने से पहले गिर रहा था और एक पाइप लगाना था जो कि ह्यूमन के लिए बाहर निकलने, यानी जो इंसान काम कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए, वो भी नहीं लगाया था। तो इन सभी चीज़ों पर फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इन चीज़ों पर भी जांच करने का आश्वासन DM ने दिया है। उत्तरकाशी से किशोर रावत, NDTV इंडिया। टनल के अंदर फंसे लोगों को लगभग 50 घंटे के ऊपर हो गए हैं और अंदर फंसे लोगों को उनके परिवारजनों से भी बातचीत जो है वो कराई जा रही है। परिजनों से बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। लगभग 50 घंटे से ज़्यादा इन 40 मजदूरों को अंदर फंसे हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जा रहा है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक खास बात यह है कि इनसे मानसिक रूप से मजबूत रहे, उनसे बातचीत भी की जा रही है और परिवारजनों को भी बातचीत कराई जा रही है, ताकि उनको ये भरोसा है कि बाहर से लोग उनके लिए प्रयास संभव कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक परिजन मौजूद है जिनके जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं और वो सुपरवाइज़र है, गब्बर सिंह नेगी उनका नाम है, ये उनके बेटे हैं। बेटे आपका नाम क्या है? सर, आकाश सिंह नेगी। आकाश, आपके फादर यहाँ पे किस पोस्ट पे है और कब आपको पता लगा था, आपकी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई पाई है? मेरे फादर यहाँ सुपरवाइज़र की पोस्ट में, मुझे परसों सुबह पता लगा और अभी सुबह 8:30 बजे मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने यही बोला कि हौसला, यहाँ सबका मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ और घर में यह बोलना कि सब कोई चिंता ना करे और यहाँ पर खाने पानी की व्यवस्था सही है और चोट वगैरह सबसे मेन बात कि किसी को नहीं लगी है। अच्छा, बातचीत कैसे हुई? पाइप, एक ऑक्सीजन पाइप के ज़रिए। अच्छा, ऑक्सीजन पाइप से वहाँ से बातचीत कर रहे हो? हाँ जी, पाइप के ज़रिए बातचीत हुई। अच्छा, आपके फादर वहाँ और लोगों को भी हिम्मत बता रहे कि वो बड़े हिम्मत वाले और सभी लोगों को से उनसे बात करी। आपको किस तरीके से आपको लग रहा है कि वो जल्द बाहर आएंगे और जल्द उनसे फिर एक बार मुलाकात होगी, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल, जल्दी बाहर आ जाएंगे। वो ऐसा बोल रहे इंजीनियर्स की 8-9 घंटे में आ जाएंगे बाहर, तो उनके अकॉर्डिंग तो आ ही जाएंगे वो जल्दी बाहर। आप उनके ताऊजी हैं, क्योंकि जो गब्बर सिंह ने बता रहे कि बड़े उनका अच्छा स्वभाव है और सभी को एकजुट रखते हैं, यही वजह है कि वो अंदर सभी मजदूर उनके कारण ही एकजुट है और घबरा नहीं रहे हैं और जल्द ही बाहर आने की सभी कामना कर रहे हैं। हाँ, मैं महाराज सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी मेरे छोटा भाई है। अच्छा। और उनको इस कंपनी में काम करते करते तकरीबन 22-23 साल हो चुका है। उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से कि जो 40 मजदूर उनके साथ में वो अभी तक वहाँ पर सुरक्षित है। अच्छा, आपसे कंपनी वालों ने बात की होगी, क्या बताया कंपनी वालों ने? मैं कल शाम को यहाँ रात को 12 बजे पहुँचा, कोटद्वार से चले थे हम लोग दिन में 2 बजे। तो जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं और कर्मचारी वर्ग हैं, सबसे बातचीत की भाई जो सुरंग में फंसे हमारे भाई लोग, उनके क्या हाल चाल है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उनको मतलब कि किस प्रकार से वहाँ राशन पहुँचाने जा रहा है, या पानी की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है, और कोई मतलब मेडिसिन वगैरह की तो किस प्रकार से आप उनको दे रहे हैं, भेज रहे हो। तो उन्होंने सारी चीज़ मेरे को समझाई है कि हम जो वहाँ पर ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ ऑक्सीजन के लिए, तो और वही हम जो पाइप भेज रहे हैं उनको मतलब जैसे मतलब कि ड्राई फ्रूट हो गया, चाहे वो बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, टॉफ़ी हो गई, इस प्रकार जिससे मतलब कि उनका गुजारा चलता रहे।
तो ये तमाम सारे परिजन हैं, इनकी तरह और भी परिजन तमाम इस बात से इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके जो परिजन हैं वो बाहर आएँ और वो उनसे मिले। हमारी भी इन भगवान से और सभी लोगों से की दुआ है कि वो जल्द बाहर आए और इनसे मिल सके। सिक्यारा टनल से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। बिहार के जमुई में अवैध बालू से लदे एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दरोगा और जवान को कुचल दिया और इस हादसे में दरोगा की मौत हो गई है, जबकि होमगार्ड घायल है। मृतक दरोगा का नाम प्रभात रंजन है और वो सिवान के रहने वाले हैं। बालू के अवैध तस्करी की सूचना मिलने पर वो एक जवान के साथ छापेमारी के लिए निकले। जब वो अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करने लगे तो ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। घायल हालत में दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां दरोगा प्रभात रंजन की मौत हो गई और घायल जवान का इलाज यहां पर किया जा रहा है। उसी गुप्त सूचना के आधार पर एसआई प्रभात रंजन अपनी टीम के साथ छापेमारी के लिए प्रस्थान किए। जब अवैध बालू ट्रैक्टर को पकड़ा जा रहा था, उस समय अवैध बालू जो ट्रैक्टर चला रहा था उसके द्वारा जान मारने की नियत से कई बार जो है धक्का दिया गया इनकी गाड़ी को, जो है जिसमें प्रभात रंजन के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही वो शहीद हो गए। इसके अलावा एक अन्य होमगार्ड भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अभी जमुई में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया है। और वो लगातार जो चालक है, जिसकी पहचान कर ली गई है, चालक नवादा जिला का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम छापेमारी कर रही है। टेक्निकल टीम भी लगी है और जल्दी ही उसे हम पकड़ लेंगे। दिल्ली NCR में गुरुवार को बरसात के बाद जहां प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली थी, वो राहत अब खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि दिवाली के बाद एक बार फिर से हालात दिल्ली में बिगड़ने लगे हैं। लेकिन जमुई के मामले की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो ये घटना हुई है इसको लेकर विस्तार से हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं। ये जो घटना हुई है ये जमुई जिला के गढ़ी थाना क्षेत्र के महलुआ टार गांव है। यहाँ पर बालू का जो है एक अवैध उत्खनन चल रहा था। ये पूरा नदी से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर सरकारी भी खनन होता है और जो गलत तरीके से, या आप कहिए कि जो लोग अपने बल के का प्रयोग कर वहां से उत्खनन करते हैं, और उसी के संबंध में आज सुबह में जो है छापेमारी के लिए गए थे ये दरोगा जो है प्रभात रंजन। और तब वो जब अपने मोटरसाइकिल से गए थे और जब बाइक पर सवार होकर वो छापेमारी कर रहे थे, उसी समय जो अवैध बालू से जो लदा हुआ एक ट्रैक्टर था उसने उनको धक्का मारा। उनकी जो मौत है वो बाद में घटना स्थल पर वो घायल थे, लेकिन जब तक अस्पताल लाया गया तब तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और इसमें साथ ही साथ जो उनके साथ एक और सिपाही थे वो घायल हैं, जिनका इलाज जो है सदर अस्पताल में चल रहा है। ये पूरी जो घटनाक्रम है, इसके पीछे जो बालू का अवैध उत्खनन करते हैं वो बालू माफिया, और वो उनका पूरा हाथ है। हालांकि उस ट्रैक्टर को जब्त भी कर लिया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल जो ट्रैक्टर चालक है वो फरार है। बालू का जहां भी खनन है, यह कमोवेश ये हर राज्य की अब कहानी है, लेकिन बिहार में ऐसी घटनाएं, पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ या पुलिस वालों के ऊपर हमला करने की घटनाएं जो हैं, ये एक तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो जमुई का इलाका है, ये स्थानीय जो माफिया है, जो बालू माफिया है, वो स्थानीय ही लोग हैं। और ये भी कहा जाता है कि चूंकि पुलिस बल जो है लगातार निरंतर जो है छापेमारी नहीं करती है, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हैं। और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास में बालू माफिया, वो चाहे राज्य के किसी भी भाग में हो, उनको किस तरीके से उनके ऊपर में अंकुश लगाना है, उसके लिए एक रणनीति का अभाव है। और ये सारा काम जो है स्थानीय थानों के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, जिनके पास ना पर्याप्त आप कह सकते हैं बल होता है, या ना ही उनके पास में उस तरीके के फायर आर्म्स होते हैं, जिसके कारण हमेशा माफियाओं का, जो खासकर बालू माफियाओं का जो है, एक तरह से स्थानीय पुलिस के ऊपर में वो हावी रहते हैं। अब दिल्ली के मौसम की बात करते हैं। दिवाली से पहले जो बारिश हुई थी उससे थोड़ी साफ हवा दिल्ली की हुई थी, लेकिन अब फिर पहले जैसे हालात यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह
धुंध जो है वो नज़र आई मौसम में। और दिल्ली में आज सुबह अगर आप AQI देखें तो 361 वो दर्ज किया गया 11 बजे के करीब। हालांकि प्रदूषण के मामले में देश के जो 10 बड़े शहर रहे उनमें दिल्ली 16वें नंबर पर आज रहा। सबसे ज़्यादा प्रदूषित उत्तर प्रदेश का बागपत रहा, जहां पर AQI 405 है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी AQI गंभीर श्रेणी में यानी 400 के पार है। नोएडा में AQI 368, ग्रेटर नोएडा में 363 और गाजियाबाद में AQI 356 दर्ज किया गया। भारत में अब एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर बनने जा रहा है जो टैंकों को उड़ा देगा। और इसके बारे में विस्तार से हमारे सहयोगी राजीव रंजन बता रहे हैं। एक ऐसा हथियार जो चुटकियों में टैंकों को उड़ा सकता है, इतना मजबूत और विश्वसनीय है कि जिसका इस्तेमाल अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 15 देश करते हैं। इतना हल्का है कि इसे उठाकर कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर की। स्वीडन की कंपनी साब अब इसे भारत में बनाएगी। साब पहली बार स्वीडन से बाहर कहीं दुनिया में इस खतरनाक हथियार को बनाने जा रही है। निर्माण से लेकर मरम्मत तक, प्रोडक्शन से लेकर सर्विसिंग तक, सब कुछ यहीं होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और बाद में जाकर इस हथियार का निर्यात भी किया जाएगा। हालांकि भारतीय सेना 1970 के दशक से ही कार्ल गुस्ताव का इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन वो कार्ल गुस्ताव और इस कार्ल गुस्ताव में जमीन आसमान का अंतर है। ये कार्ल गुस्ताव लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर पुराने कार्ल गुस्ताव की बात करें तो कार्ल गुस्ताव M2 का वजन 14 किलो होता है, कार्ल गुस्ताव M3 का वजन 10 किलो होता है और ये जो अत्याधुनिक कार्ल गुस्ताव M4 है, इसका वजन है मात्र 7 किलो और 1 मीटर। हल्का होने से वजह से सैनिकों के इस्तेमाल में बहुत ही मुफीद है। भारतीय सेना की जरूरतों को देखते ये लिए भी एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसमें कई तरह के गोले दागे जा सकते हैं। 10 तरह के गोले इसमें दागे जा सकते हैं और 1 मिनट में 6 राउंड फायर किया जा सकता है। इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है। एक गनर कहलाता है जो फायर करता है, दूसरा लोडर कहलाता है जो लोड करता है। और इतना घातक है कि बख्तरबंद गाड़ियों के लिए यह तो काल कहा जाता है। अगर रेंज की बात करें तो खड़ी गाड़ी है तो 500 मीटर तक हिट कर सकता है। चलती फिरती गाड़ी में ये 400 मीटर इसका रेंज होता है। और स्मोक और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे तो इसका रेंज जो होता है 1000 मीटर के आसपास हो जाता है। और रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका रेंज जो है 2000 के पार चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है, इसका इस्तेमाल आप हर तरह के जंग में कर सकते हैं। अर्बन वारफेयर की बात करें या मैदान की बात करें या पहाड़ी इलाके की बात करें, इसका टैग लाइन है एक हथियार कई तरह के कार्य। मतलब एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको जो है ये तेजी देता है, फ्लेक्सिबल देता है, लचीला है और ये हर तरह के जो वातावरण, जो लड़ाई के मैदान की बात जब करते हैं उसमें पूरी तरह से फिट बैठता है। यह रिकायलेस राइफल भी है, यानी इसको झटका भी नहीं लगता है। तो इस्तेमाल के लिए आप इतना मुफीद है और इतना अत्याधुनिक, इतना फिट है कि इसको कह सकते हैं कि मल्टीपर्पस कर सकते हैं। तभी तो इसका इस्तेमाल जो है यूक्रेन युद्ध में भी हो रहा है। यूक्रेन के सैनिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और धड़ाधड़ रूस के टैंकों को तबाह कर रहे हैं। जब ये अगले साल ये बन जाएगा, जो रॉकेट लॉन्चर है, इसका इस्तेमाल भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर कर सकेंगे और दुश्मन के टैंक भारतीय इलाकों में आने से पहले 10 बार सोचेंगे या भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने से पहले 50 बार सोचेंगे, कहीं वो तो कार्ल गुस्ताव M4 का निशाना तो नहीं बन जाएंगे।
तो हमारे सहयोगी राजीव बता रहे थे इस अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर के बारे में। फिलहाल यहाँ पर इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए NDTV। नमस्कार।